हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 18 और पार्ट 1। आज की इस क्लास में पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, वी कैन आल्सो से दैट। और पार्ट 2 में हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, वो पार्ट 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 17 में हम ऑलरेडी किन्सन की जो थ्योरी हमें दी गई है इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की, जिसमें हम दो अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास नंबर 17 पार्ट 1 में। तो आज की क्लास जो है वो दूसरे मेथड की है, जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी जो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है बिल्कुल उसके बिल्कुल सेम है, उससे बिल्कुल उससे डायरेक्ट रिलेट करती है। उसमें भी हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में हम अप्रोच में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल को निकालने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पर पूरी कंट्री में जितने लोग कंजम्पशन के लिए डिमांड कर रहे हैं, और उसी पॉइंट पर जाकर, उसी वैल्यू पर जाकर फर्म डिसाइड करती है कि हम इतनी गुड्स का आउटपुट करेंगे, इतनी इनकम जनरेट करेंगे, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो चलिए एक टेबल की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से कैसे हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, जैसे हमारा जो आउटपुट डिसाइड हुआ, इनकम को हम आउटपुट भी बोलते हैं। इनकम का मतलब होता है द इनकम विच इज़ एक्रूड ड्यू टू, या इनकम विच इज़ जनरेट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या आउटपुट ऑफ, या आउटपुट कह लो या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कह लो। तो हमारा मान लीजिए ज़ीरो इनकम लेवल पर हमारा कंजम्पशन 40 करोड़ का हुआ, क्योंकि अगर कंट्री में इनकम जनरेट नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली केन्सियन थ्योरी में बताने के लिए एक चीज़ बताई गई है कि जीरो लेवल पर भी कंजम्पशन किया जाता है। आपके घर में अगर पैसा नहीं भी होगा तब भी आप कुछ ना कुछ तो घर में कंजम्पशन करोगे ही करोगे। जैसे घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं वो सोर्स ऑफ अर्निंग तो होते नहीं है, पैसा तो कमाते नहीं है, फिर भी तो वो कंजम्पशन करते हैं। तो इसीलिए घर में बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बिना इनकम के कंजम्पशन किया जाता है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखें, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी आपकी इंडिपेंडेंट होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनकम के हिसाब से नहीं देखी जाती। क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरह की है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसका कोई भी इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट होती है। फर्म अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से ही प्लान करके चलती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो आउटपुट का लेवल है, इनकम का लेवल है, वो 100 करोड़ है। तो प्लानिंग की गई कि क्या इस 100 करोड़ के लेवल पे अगर कंज्यूमर कंजम्पशन प्लान कर रहा है तो कितना कर रहा है, वो भी 100 करोड़ कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है 50 करोड़। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सेविंग हमारा बिल्कुल नील है, ज़ीरो हमारा 100 करोड़ हमारी इनकम है और 100 करोड़ ही हमारा कंजम्पशन है, तो हमारी सेविंग तो हुई नहीं। और इन्वेस्टमेंट हमारा 50 करोड़ है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ग्रेटर देन सेविंग है। ऊपर वाले में भी सेविंग नेगेटिव है और इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है, तो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ अचीव होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगी। तो 200 करोड़ की इनकम पे 170 करोड़ का कंजम्पशन प्लान किया जा रहा है, तो 30 करोड़ की सेविंग होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है। तो यहाँ पर भी हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं है। लेकिन जब हम 300 करोड़ वाले लेवल पे आते हैं तो उसमें पब्लिक प्लान कर रही है, हाउस होल्ड प्लान कर रहा है कि 250 करोड़ का हम कंजम्पशन करेंगे और 50 करोड़ की हम सेविंग करेंगे, ऐसा प्लान किया जा रहा है। तो 50 करोड़ की सेविंग है और 50 करोड़ का ही आपका इन्वेस्टमेंट है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आ गई। यही वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, जो एक कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है या फर्म प्रोड्यूस करने वाली है। तो इसे ही हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो ये 300 करोड़ का जो ये इनकम लेवल हमारा अचीव हुआ है, इनकम वाले कॉलम में 300 करोड़ वाला जो अमाउंट निकल के आया है, ये वही अमाउंट है जितने अमाउंट के बराबर कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उतने ही आउटपुट प्रोड्यूस के बराबर, जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो बेचा जाएगा, उतनी ही आउटपुट के बराबर हमारी इनकम जनरेट होगी। और इतनी ही वैल्यू के बराबर कंट्री में लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए प्लान कर रहे हैं। 250 करोड़ का आप देखेंगे तो कंजम्पशन है, और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 50 करोड़ का। 300 करोड़ का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला के क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड। तो अगर मैं कंजम्पशन 250 करोड़ लूँ और इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ लूँ तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 300 करोड़। और इनकम हमारी क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, क्योंकि इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम वो जो आउटपुट से जनरेट होती है, और आउटपुट क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, जो टोटल कंट्री में सप्लाई होने वाली है।
तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर बराबर होती है ये कंपलसरी है, वहाँ पर कंजम्पशन और सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा वो बराबर होगी। अब इसके अलावा नीचे हमारे और पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ पर हमारी सेविंग बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं है। अब सेविंग ज़्यादा होने लग गई है और इन्वेस्टमेंट कम होने लग गई है। इसका मतलब हमारे सामने जिस तरीके से हमने क्लास नंबर 17 में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्लास नंबर 17 में हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो होता है जहाँ पर AD AS के बराबर होता है। लेकिन उसके अलावा दो सिचुएशन और भी होती हैं इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा सा पीछे और उसके बाद, जहाँ पर AD इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। AD जो होता है वो AS से ग्रेटर होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जितना हमने डिमांड कंजम्पशन प्लान किया है, जितनी लोगों ने डिमांड प्लान की है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिमांड हमने प्लान की है वही डिमांड हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर चली जाए। लोगों ने डिमांड ज़्यादा कर ली रियलिटी में, लेकिन पब्लिक ने, जो फर्म है, उन्होंने सप्लाई अपनी जो प्लान कर रखी है वही कर रखी है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें इसी में एग्जांपल में देख लेते हैं क्लास नंबर 17 में कि जैसे मान लीजिए इनकम 300 करोड़ है, तो इसी 300 करोड़ की इनकम पे ये डिसाइड किया गया कि 300 करोड़ की लोगों की डिमांड होगी और हम 300 करोड़ की गुड्स का सप्लाई करेंगे। तो ये प्लानिंग हो चुकी है, अब ये प्लानिंग बन गई है। अब जो हम प्लानिंग करते हैं क्या ये ज़रूरी है कि वो सक्सेसफुल हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 300 करोड़ की जो प्लानिंग की गई है उससे डिमांड ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो इसीलिए जब हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ी थी तो वहाँ पे दो सिचुएशन पढ़ी थी कि एग्रीगेट डिमांड कैन बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कैन बी लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो यही अप्रोच, जब यही कंडीशन हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में आती है तो यही कंडीशन हमारी इनकम उसमें भी आएगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के ही बराबर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हम दोबारा से पढ़ेंगे। जैसे पहला है आपका कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। आपकी सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा? लोग ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले। सो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्लान्ड सेविंग इज़ मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हमारी जो प्लान्ड सेविंग है वो हमारी जो प्लान्ड सेविंग थी वो ज़्यादा जा रही है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से। तो इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म एक्सपेक्टेड दैम। इसका मतलब जितना फर्म ने एक्सपेक्ट किया था अपना गुड सप्लाई करने के लिए, और फर्म ने जो सोचा था कि हम इतना गुड सप्लाई करेंगे, लेकिन वहाँ से रिस्पांस क्या आया पब्लिक की तरफ से, हाउस होल्ड की तरफ से, कि वो उतना कंजम्पशन नहीं करेंगे। क्योंकि पहले हमने प्लानिंग करी, जब रियलिटी में एक्शन में आया प्लान तो उस समय पर पता चला कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या कि टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, तो जो आपकी प्लानिंग चल रही थी, जो इन्वेंट्री तैयार हो चुकी थी, जो गुड्स बनाना आपने शुरू कर दिया था प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़्यादा कंपनी के पास पड़ा हुआ था, मार्केट में चला गया और कंपनी के पास भी पड़ा हुआ था। तो फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। तो फर्म ने डिसाइड किया कि अब हम अपने प्रोडक्शन को गिराएंगे, मतलब बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा कम कर देंगे प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड कम जा रही है तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा। अब इस गिरते हुए प्रोडक्शन को या कम करते हुए प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन को रोकते समय कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी ने प्लानिंग कर रखी थी एम्प्लॉयमेंट की कि भाई हम ऐसे धीरे धीरे प्रोडक्शन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर तक और एम्प्लॉयमेंट इतनी इतनी हम देते जाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? जब आपकी सेविंग ज़्यादा लोग करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, तो फर्म भी क्या करेगी? फर्म भी अपने आप पैसा बचाने के चक्कर में क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना शुरू कर देगी और कोशिश करेगी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आके अचीव हो जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लोगों ने कंजम्पशन डिसाइड किया कि भाई हम 250 करोड़ के मुकाबले कंजम्पशन 170 करोड़ करेंगे, तो फर्म भी क्या करेगी? फर्म भी अपने आप को कोशिश करेगी कि अब उनकी जो इनकम 300 करोड़ है वो इनकम जो है आउटपुट है वो 200 करोड़ पे ले आए। भाई अगर मान लो कंजम्पशन डिसाइड किया गया 250 करोड़ से 170 करोड़ का, कंजम्पशन वाले कॉलम में देखिए, तो फर्म भी क्या करेगी? 300 करोड़ की आउटपुट जो इनकम है, इनकम और आउटपुट एक ही मतलब होता है, तो 300 करोड़ की आउटपुट से वो भी अपने आप को क्या करेगी? 200 करोड़ पे लाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए फर्म क्या करेगी? जितना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान किया उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगी। अगर सेविंग कम होती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो अगर सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से कम जाती है तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब कंजम्पशन ज़्यादा प्लान की जा रही है। जितनी प्लान की जा रही थी उससे ज़्यादा लोग कंजम्पशन प्लान कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि प्लान सेविंग इज़ लेस देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। जो आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्लान्ड सेविंग से ज़्यादा जा रही है, लोग कम सेविंग कर रहे हैं। सेविंग करने के मुकाबले लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें कैपिटल गुड्स चाहिए। कंजम्पशन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी आपका कंजम्पशन ही होता है। तो इट मीन्स हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, सेविंग लेस,
इसका मतलब हाउस होल्डर आर कंज्यूमिंग मोर लेस सेविंग, रिजल्ट प्लांट इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड। इससे होगा क्या कि कंपनी ने जितना भी इन्वेंट्री प्लान कर रखी है कि इतना हम खरीदेंगे 300 करोड़ के बराबर, और 300 करोड़ के बराबर हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन होगा क्या कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब कंपनी का जो इन्वेंट्री होगी वो शॉर्ट पड़ जाएगी, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, कंपनी के पास इन्वेंट्री है नहीं। तो ब्रिंग इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल फर्म वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना शुरू करेगी, ताकि प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ करेगी तो जो इक्विलिब्रियम लेवल अब बढ़ के जो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाएगी, तो दूसरी जो एग्रीगेट डिमांड, नई एग्रीगेट डिमांड आएगी, उस नई एग्रीगेट डिमांड को अचीव करने के लिए आपको आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास नंबर 17 क्लास नंबर 17 में मैं आपको डिस्कस कर चुका था। लेकिन ये ध्यान रखना, एक बात नोट डाउन कर लेना इस वाले केस में, कि जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाती है ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आगे चला जाता है, हमें दूसरे पॉइंट पे जाकर इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करना होता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि उस लेवल को हम अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जब फर्म पहले से ही डिसाइड कर चुकी है कि 300 करोड़ का हम प्रोडक्शन करेंगे, तो 300 करोड़ के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और 300 करोड़ के हिसाब से ही रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, रिसोर्सेज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, सारी की सारी पोजीशन आइडियल हो चुकी है, कोई भी आइडल कैपेसिटी नहीं है, मतलब कोई भी बेकार चीज़ कंपनी के पास नहीं पड़ी हुई, सभी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा है। तो कंट्री इतने जल्दी कम समय में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लोगों के हिसाब से नहीं बढ़ा सकती। तो इसीलिए जब कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है। तो ये सेकंड पॉइंट जो होगा, व्हेन सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा, जो हम ऑलरेडी क्लास नंबर 17 में डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले अप्रोच में। तो चलिए एक डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम 1 है, इक्विलिब्रियम लेवल, हम देखते हैं कहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है। तो जो डायग्राम नंबर 1 है, ये ऑलरेडी हम क्लास नंबर 17 पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये 300 करोड़ नीचे आपका इनकम वाली लाइन है, एक्स एक्सिस इनकम वाली है, इसको इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों बोलते हैं, क्योंकि इनकम हमारी जनरेट होती है आउटपुट से, और आउटपुट से ही जब हम आउटपुट जनरेट करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए तीनों चीज़ें एक्स एक्सिस पे आएंगी। तो 300 करोड़ की इनकम कह लो या आउटपुट कह लो, और इधर से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी 300 करोड़ पे आके ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये ई पॉइंट जो है वो आपका वो पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 300 करोड़ और एग्रीगेट सप्लाई 300 करोड़ आपस में मैच कर रही है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ई पॉइंट, कि यहाँ पर लोग जितना कंजम्पशन के लिए प्लान कर रहे हैं, फर्म भी उतना ही प्लान कर रही है सप्लाई करने के लिए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंपनी पूरे तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार है, हर तरीके से अपने रिसोर्सेज पर एम्प्लॉयमेंट लगाने के लिए तैयार है। इसीलिए इस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ये मत समझना कि कंट्री में जो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो भी दूर हो रही है। नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि कंपनी के रिसोर्सेज कोई बेकार नहीं पड़े हुए, सभी पे एम्प्लॉयमेंट पूरा यूज़ हो रहा है, सभी पे एम्प्लॉयमेंट लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास एक मशीनरी खाली पड़ी हुई है तो उस पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हर रिसोर्सेज पर एम्प्लॉयमेंट को लगाया गया है ताकि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को अचीव कर पाए। ये है आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच। इसमें क्या है कि ये सिर्फ सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डायग्राम है। जो ये नीचे लाइन दी हुई है एक्स एक्सिस, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, वही सेम है आपकी। ये नीचे वाली लाइन है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की लाइन है। एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये कंजम्पशन वाला पॉइंट तो उसमें है नहीं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला पॉइंट है। तो ये जो वाई एक्सिस है ये इन्वेस्टमेंट को बता रही है। अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी थी सेम, ऑटोनॉमस, सेम रहेगी इर्रिस्पेक्टिव टू इनकम। इर्रिस्पेक्टिव मतलब इनकम से कोई रिलेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो 50 करोड़ की हमारी क्या थी इन्वेस्टमेंट। तो ये 50 करोड़ की जो लाइन, 50 करोड़ वाली जो लाइन है, कर्व है, वो बिल्कुल पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के, बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहेगी, किसी भी लेवल पे हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो कर्व होगा वो बिल्कुल पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के स्ट्रेट। और यहाँ से ये सेविंग का कर्व जा रहा है नीचे -40 से, क्योंकि सेविंग हमारी इनिशियल स्टेज पे क्या थी, नेगेटिव। तो -40 से डायग्राम स्टार्ट होगा। तो -40 से होता हुआ 100 पे क्या आएगा, नील। 100 पे हमारा नील है, देखिए 100 पे डैश लगा हुआ है सेविंग का। तो उसके बाद 200 से, फिर उसके बाद 200 पे आएगा आपका 30 रुपीज़ का सेविंग, 200 पे आएगी 30 करोड़ की सेविंग, 300 पे आएगी 50 करोड़ की। तो 300 पे हमारी 300 आउटपुट पे क्या हो रहा है, 300 करोड़ की आउटपुट पे हमारी 50 करोड़ की सेविंग हो रही है, और 50 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये ई पॉइंट पे जाके कट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारी, और ये वो पॉइंट कहलाएगा जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसा कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में कहा जाता है।
ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी क्या करती है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव करती है, वो लेवल ऑफ इनकम जिस पे सभी कंट्री के प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट यूज़ करते हैं, अपनी सारे रिसोर्सेज पर एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से एम्प्लॉयड करते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज का। अब उसके बाद इन दोनों डायग्राम को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ने के बाद इनको कंबाइन करें तो कंबाइंड में क्या होगा, एक पूरा का पूरा कंबाइंड में सीधा का सीधा लाइन ड्रॉ होगी। ऊपर देखिए, ऊपर वाला डायग्राम जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का है, नीचे वाला जो डायग्राम है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का है। 300 करोड़ की जो हमारी पॉइंट है, 300 करोड़ वाला पॉइंट है, चाहे वो इनकम इन्वेस्टमेंट डायग्राम हो, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला डायग्राम हो, 300 करोड़ पे देखिए मैच कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर होती है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। इसीलिए 300 करोड़ वाला सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले डायग्राम में और 300 करोड़ ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले डायग्राम में आपस में मैच कर रहा है। देखिए एक ही लाइन जा रही है सीधी ऊपर, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ रहा है 300 करोड़, और नीचे वाले डायग्राम में इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर आ रहा है 50 करोड़, लेकिन लाइन बिल्कुल आपस में टच हो रही है 300 करोड़ की। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा प्रूफ ले लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर कैसे आ जाती है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड मान लीजिए 300 करोड़ है और एग्रीगेट सप्लाई मान लीजिए 300 करोड़ है, बराबर हो गई इक्विलिब्रियम लेवल। अब एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं C+I और एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट होते हैं वो C+S। तो अगर कंजम्पशन 250 करोड़ है जो प्लान की जा रही है, तो उसी के हिसाब से जो आउटपुट बनेगा 250 करोड़ का, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने के बाद वो पैसा जब लोगों के पास जाएगा और लोग उसे कंज्यूम करेंगे, तो ये वही लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं। तो इसीलिए कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड पर बिल्कुल सेम होती है जो एग्रीगेट सप्लाई के पार्ट पर होती है। तो इसीलिए कंजम्पशन से कंजम्पशन कट जाएगा तो बचेगा क्या, इनकम एंड सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर, ड्यू टू द रीज़न बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है और दोनों में जो कंपोनेंट कंजम्पशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये था आपका केन्सियन थ्योरी का दूसरा अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.